घर वाले याद आते हैं? घर वाले हमेशा याद आता तो है। ज़्यादा कौन याद आता है? अम्मा जी। कितने बहन भाई थे? बहन भाई नहीं थे, बहन भाई नहीं थे, आप अकेले ही थे? अकेले थे जी। 1973 में पाकिस्तान आए हैं। तेहरान में पाकिस्तान का एक कालीन से मुंसलिक था बिजनेसमैन, वो गया तेहरान में, तेहरान से वो कालीन लेके आता था, पाकिस्तान में बेचता था। वो शरीफ आदमी ने बजाय इसके कालीन बेचता, उधर से लेके आता, वो उधर से बंदा ही ले आया। बंदा ही ले आया। हाँ जी, वो ये कालीनों का एक्सपर्ट है। उनको सिखाने के बाद इनको वो निकाल देते हैं कंपनी से। पाकिस्तान में नखरा नखरा है। नखरा सलाम देना ऐसे कर रहे हैं। मशहद गए, मशहद से कुम गए, कुम से फिर आगे जो आज़रबाईजान का बॉर्डर था उधर जाके इनका गांव मिला। कुछ इनको भी चीज़ें याद थी। मेहरबान गांव के पास गए, उधर हमने वर्किंग की तो फिर हमें डॉक्यूमेंट्स मिल गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मौजूद हैं इस टाइम हाई कोर्ट में। वैसे तो बहुत केसेस सुनने में आते हैं, लेकिन एक अजीब नोयत का केस जो कि हाई कोर्ट के अंदर सुनने में आया है और उन तक हमने रसाई भी हासिल की। हमने कोशिश की कि हम इन तक पहुंच सकें, इनसे गुफ्तगू कर सकें। एक ईरानी नजाद जो कि अरसा तकरीबन 50 साल से पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं। क्या वजह हुई कि इनको गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम होना पड़ा? हालात अगर उनसे पूछें, हालात अगर उनके देखें तो हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है कि ऐसी क्या वजह हुई कि पाकिस्तान में अपनी पूरी ज़िंदगी, जवानी का वो हिस्सा कि जो लड़कपन का होता है, जिसमें 100 ख्वाब होते हैं, वो पाकिस्तान में एक ज़मीन पे, सड़कों पे और थड़ों पे गुजर गए। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अली चंगेज़ी सिंधु साहब, और इनसे हम जानेंगे क्योंकि ये केस यही लड़ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि बहुत कम सुनने में आता है कि कोई वकील बिला मुआवजा किसी का केस लड़ा हो। अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर, ये अजीब नोयत का केस और बिला मुआवजा ये क्यों हो रहा है और इस केस की क्या हकीकत है? सबसे पहले तो हम केस के फैक्ट्स पे बात करेंगे, उसकी हकीकत पे बात करेंगे कि ये बाबा जी थे। ये 1973 में पाकिस्तान आए हैं। तेहरान में पाकिस्तान का एक कालीन से मुंसलिक था बिजनेसमैन, वो गया तेहरान में, तेहरान से वो कालीन लेके आता था, पाकिस्तान में बेचता था। वो तेहरान जाता है, तेहरान जाके बजाय इसके वो ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है पाकिस्तान से ट्रैवल करना तेहरान, फिर उधर से कालीन लेके आना, फिर बेचना। उस शरीफ आदमी ने बजाय इसके कालीन बेचता, उधर से लेके आता, वो उधर से बंदा ही ले आया। बंदा ही ले आया। हाँ जी, वो ये कालीनों का एक्सपर्ट है। इनका इलाका जो मेहरबान गांव है उसमें मोस्ट एक्सपेंसिव कालीन जो है ना, कारपेट्स, वो बेचे जाते हैं। तो वो इनको इधर लेके आ जाता है। उसके बाद तकरीबन 50 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इनके अंडर आ जाते हैं, इंगेज कर लेता है वो, ताकि ये उन्हें सिखाएं। उनको सिखाने के बाद इनको वो निकाल देते हैं कंपनी से। और अलमिया ये है कि इसको ना उन्होंने तनख्वाह दी है, ना इनके साथ कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट किया है उस टाइम। और उसके बाद जब इनके डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हैं, उन्होंने कोई तावन नहीं किया। नहीं, तो जब ये उनको लेकर आए हैं उस वक्त कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी, कोई स्टाम्प नहीं हो सका, कोई जो है वहाँ से यहाँ तक आने का कुछ तो ऐसा कहा गया होगा जिस बिहाफ पे ये आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शुरू से अब तक ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप छलांग मारें और पाकिस्तान में आ जाएं। यहाँ पर तो आने के लिए कोई तो कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया होगा। देखें, वो कानूनी तौर पे ही पाकिस्तान आए थे। डॉक्यूमेंट्स की बेस पे पासपोर्ट, वीज़ा, जो 1973 में जो हमारे पास रिकॉर्ड है, 1973 में एप्लीकेशन आपको दिखाई भी है, मज़ीद भी दिखा देंगे ताकि आप फुटेज चला सकें। 1973 में तेहरान के वीज़ा ऑफिस से इनको वीज़ा इशू हुआ था, उसकी बेस के ऊपर ये पाकिस्तान आए थे। फिर तकरीबन 1980 में ये गए हैं इस्लामाबाद में ईरानियन एम्बेसी अपने वीज़े की तजदीद के लिए। और वीज़े की तजदीद के लिए इनको कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं कि आप इधर क्यों रह रहे हैं। इन्होंने बताया कि ईरानी कालीन मैं इधर बनाना सिखा रहा हूँ कि किस तरह उनको बुनते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं 50 से ज़ायद, फैक्ट्रीज़ हैं उनका काम कर रहे हैं। तो बकौल इनके कि जो एम्बेसडर का स्टाफ था उसने कहा ये तो हमारा नेशनल हेरिटेज है, बजाय इसके बंदा ईरान जाता है, ईरान से कालीन लेके इधर आता, हमारी नेशन को रेवेन्यू जाता, तो आपने इधर ही कालीन बनाना शुरू कर दिए हैं, तो इधर से ही प्रोडक्शन होगी, तो ईरान तो फिर लोग ऐसा ऐसा कम जाना शुरू होंगे, हमारा नेशनल हेरिटेज इफ़ेक्ट होगा। तो उसके बाद फिर इनके डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, यानी कि ये कहते हैं वाशरूम के लिए मैं बाहर आया, उसके बाद मैं डर के अंदर नहीं गया कि कहीं मुझे डिपोर्ट ना कर दें। आपका दूसरा सवाल ये था कि ईरानी एम्बेसी ने कुछ काम किया इस सिलसिले में या नहीं। उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। जब एक बंदा एक लीगल फॉरम पे जब आप अपना केस थाने में कचहरी में लेके नहीं आएंगे तो जज साहब आपको कैसे रिलीफ देंगे, ठीक है। तो इन्होंने केस अभी टेकअप किया है, इनको रिलीफ भी मिल रहा है।
40 سال 50 سال عرصہ ہو گیا ہے، انہوں نے کیس ٹیک اپ نہیں کیا، ان کو ریلیف نہیں ملا. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب سننے میں آیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ مدد کر دی ہے، اللہ نے آپ کو وہ تمام وسائل پیدا کیے آپ کے لیے کہ آپ ان کے لیے جو ہے کچھ کر سکیں، تو وہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ خدا کے وسیلے سے ہی، خدا کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. میں تھوڑے سے کچھ ڈیٹیل بتانا چاہوں گا کہ پہلی اپلیکیشن ہم نے موو کی تھی کیونکہ پاکستان کے لاز کے مطابق ادھر ان کی رٹ بھی نہیں بنتی آرٹیکل 199 کے تحت، کیونکہ یہ پاکستان کے سٹیزن نہیں ہیں. اس کے بعد اپلیکیشن لکھی گئی، اپلیکیشن میں نے موو کی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سربراہان ہیں ان کو انگیج کیا کہ یہ اس طرح غیر ملکی شہری رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم اداروں کے سامنے لا رہے ہیں، کیا کوئی ایسی انلیگیلٹی تو نہیں ہے، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی اس کی نہیں ہے، بجائے کہ ہم اس کو اچھا کریں، ہم اپنی نیشنل سورینٹی پہ تو کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو پھر بہت سارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے لوگ آئے، انہوں نے پھر ان کو انٹرنلی NOC انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو دے دیا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ اس کیس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے ان کی معاملت بھی ہوگی، اب ہم کیس بھی لے کے چل رہے ہیں. دوسرا ایرانین کونسلیٹ، ایرانین امبیسڈر، ان کو بھی ہم نے انگیج کیا تھا. ایرانین امبیسی نے ہمیں بلایا، ایرانین کونسلیٹ نے جو لاہور میں ہے، ایرانین امبیسی نے لیٹر کونسلیٹ کو ریفر کیا، کونسلیٹ نے ہمیں انگیج کیا، میٹنگ ہوئی، یہ بابا جی بھی ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کی بیس کے اوپر آپ کلیم کریں کہ یہ ایرانین سٹیزن ہے، اس تو آپ ہر دوسرے بندے کو اٹھا کے لے آئیں گے کہ اس کے ڈاکومنٹس گم ہو گئے ہیں تو یہ ایرانین نیشنل ہے، اس کو بھیجیں. اب ان کا کوسچن بڑا لیگل تھا اور ویلڈ تھا، تو اس کے لیے میں نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے، جو سٹوری بھی ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ مفروضہ ہے کیا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ اس طرح کریں، آپ ایران چلے جائیں، ہم آپ کو ویزا دے دیتے ہیں، آپ ایران جائیں، ایران سے ان کے ڈاکومنٹس لے کے آئیں. اچھا، تو پھر میں ایران گیا. بہت مشکل ٹاسک ہے. بہت مشکل جی، تقریباً 2 گھنٹے 2 ہفتے کی ریاضت سی تپسیا تھی، اس کے بعد ان کے ڈاکومنٹس ملے ہیں. ایران گئے، ادھر سے مشہد گئے، مشہد سے کم گئے، کم سے پھر آگے جو آذربائیجان کا بارڈر تھا ادھر جا کے ان کا گاؤں ملا ہے. یہ سب کچھ اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہا تھا؟ جی بالکل اس طرح تھا. تو جب گاؤں ملا ہے تو وہ گاؤں کے بارے میں آپ کو کس نے انفارمیشن دی تھی کہ ان کے گاؤں ادھر ہیں یا ادھر ان کے ریلیٹیو ہیں؟ انہوں نے کچھ انفارمیشن تو دی تھی لیکن اس میں کوئی تلفظ کا ایشو تھا. مثلاً زبی ہے تو ہم زبی کہتے ہیں، ہم زبی ہی نہیں کہتے، ہے جو اینڈ پہ وہ کھا جاتے ہیں. اسی طرح ان کا جو نام تھا وہ بےکار تھا، یہ ہمیں بیکار بتا رہے تھے، تو وہ ہم ڈھونڈتے رہے. اس کے بعد بیکار ہو گئے تھے نا اتنے عرصے پاکستان میں سڑکوں پہ رول کے. اس کے بعد ان کے گاؤں کا نام ککندی تھا، کرکندی، انہوں نے چوچندے بتایا تھا. تو وہ ہم پہلا ہفتہ تو میپ پہ چوچندے ڈھونڈتے رہے، تو وہ بعد میں ہمیں پولیس والوں نے بتایا کہ نہیں کرکندی گاؤں ہے. پھر ادھر گئے، پھر کچھ ان کو بھی چیزیں یاد تھی، مہربان گاؤں کے پاس گئے، ادھر ہم نے ورکنگ کی تو پھر ہمیں ڈاکومنٹس مل گئے. لیکن ایک چیز جو کہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بابا جی آپ کو ملے کیسے ہیں؟ ہمارے دوست ہیں، پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، محمد ندیم جنجوا صاحب، تو انہوں نے یہ کیس ریفر کیا تو انہوں نے کہا اس میں فیس وغیرہ ملنی نہیں ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو کر لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. سر جہاں پر یہ کام کرتے تھے، جن اشرف المخلوقات لوگوں نے انہیں دوسرے ملک سے اٹھا کے یہاں پر لے کر آئے، ان لوگوں تک رسائی حاصل ہو سکی؟ جی بالکل، DHA میں گئے ہیں، DHA میں ڈور ٹو ڈور ورکنگ کیا، اس بندے کو ٹریس کیا، اس بندے کو پکڑا ہے، پھر اس سے اس کے پاسپورٹ نمبر ملا ہے، اس کی تھوڑی سی انفارمیشن ملی ہے. بندہ زندہ ہے؟ ہاں جی وہ حیات ہے. ناظرین گفتگو کرتے ہیں محمد بہکار مہربان صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام آغا جی. کتنا عرصہ ہو گیا یہاں؟ اپنا پاکستان میں جنگ لگا ہوا تھا، سیلاب پہ آیا تھا. اللہ میں سے دعا مانگتے رہے، یا اللہ ہم کی مدد کر، جا کے دیکھا کرم. اللہ میں مدد کر کے بڑا پریشان تھے، بے جان تھے، 3 مہینے. اللہ میں مدد کر کے لے آیا. گھر والے یاد آتے ہیں؟ گھر والے ہم سے یاد آتا تو ہے. زیادہ کون یاد آتا ہے؟ اماں جی. اماں جی؟ جی اماں جی پیار کرتی تھی بہت. اماں جی کا کیا بات ہے، مزے. پاکستان میں آ کے کیا چیز سب سے اچھی لگی اور کیا سب سے بری لگی؟ پاکستان میں نخرہ ہے. سلام دینا ایسے کر رہے ہیں. آغا جی جب آئے تھے تو کتنے لوگ، فیملی میں کون تھا؟ میرا اماں جی تھے، ماما جی لوگ تھے، پھوپھو جی لوگ تھے، ماسی جی لوگ تھے، مطلب سب رشتہ دار ہے تھا. کتنے بہن بھائی تھے؟ بہن بھائی نہیں تھے.
बहन भाई नहीं थे, आप अकेले ही थे। अकेले थे जी। नाज़रीन, माँ बाप की इकलौती औलाद थी, एक ही औलाद थी, जो कि यहाँ पर पैसे वालों की नज़र हो गई और पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजारनी पड़ गई। मेरे ख़्याल में तो पाकिस्तान से जाना एक फ़जूल चीज़ होगी इनके लिए, क्योंकि वहाँ तो इनका कोई भी नहीं होगा, माँ बाप नहीं होंगे, बहन भाई हैं नहीं। लेकिन चलें, फिर भी हम एडवोकेट साहब से गुफ्तगू करते हैं। सर ये बताएं कि पाकिस्तान में इतना अरसा इनको हो गया, तो पाकिस्तान की नेशनलिटी क्यों नहीं ले देते इन्हें? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं मोस्टली लोग यही कहते हैं कि आप ये केस क्यों कर रहे हैं, आपको सिंपल इनको सिटीज़नशिप ले दें और उसके बाद ये पासपोर्ट लें, वीज़ा लें जाएं। बात यह है कि जब हमने काला कोट पहना है, जब हमने वकालत की यूनिफॉर्म पहनी है, तो हम कोई ला कानूनियत का सोच नहीं सकते, या हमें तसव्वुर करें भी तो कम करना चाहिए, ठीक है। तो पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट जो 1952 है, उसका सेक्शन 10 हमें बताएगा कि किस बंदे को शहरियत मिल सकती है या नहीं मिल सकती। उसमें बड़ी एक बारीक बीनी की बात है, वो मैं बताना चाहूँगा सामीन को और नाजरीन को, कि सेक्शन 10 के मुताबिक अगर कोई गैर मुल्की औरत वो पाकिस्तानी मर्द से शादी करती है तो वो उस औरत को नेशनलिटी मिल जाएगी पाकिस्तान की। लेकिन अगर कोई गैर मुल्की मर्द पाकिस्तानी औरत से शादी करता है तो फिर उस गैर मुल्की मर्द को शहरियत पाकिस्तान की नहीं मिल सकती। इस बेस के ऊपर ये पॉइंट उठाना, ये क्वेश्चन करना, या कमेंट में ये कहना कि ये शहरियत नहीं मिल सकती या क्यों नहीं लेके दी गई, ये अब्सर्ड है। दूसरा है कि गैर कानूनी तरीके से जी इनको डंकी लगा के भेज दें, नादरा से जी इतने पैसे दे के आप शनाख्ती कार्ड बनवा लें, हम नहीं कर सकते इस तरह। अगर हमने भी ला कानूनियत करनी है तो फिर हम में और एक क्रिमिनल माइंडसेट वाले बंदे में फ़र्क तो ना हुआ। सर, पाकिस्तान के कौन कौन से बड़े इदारे अब तक इस केस में शामिल हो चुके हैं, जो कि जिनकी कोशिश है कि ये मामला जल्द से जल्द हल हो सके? मैंने जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्हीं को ही इंगेज किया था, उन्हीं के ही ऑफिशियल्स मिले, उन्होंने इंटरनली बताया कि हमने अपनी वर्किंग के ज़रिए इनको NOC दे दिया है, ठीक है। इसके बाद हमें इनकी कोई रिक्वायरमेंट या किसी किस्म का हमारा इनसे कोई सरोकार नहीं है। हुकूमत जाने, ईरान की हुकूमत जाने, आप जाने। उसके बाद ईरानियन कौंसलेट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ईरान के कानून के मुताबिक 30 दिन का वीज़ा होता है, मुझे उन्होंने अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करके 45 डेज़ का वीज़ा दिया। उसके बाद उन्होंने जो तेहरान में ईरानियन फ़ॉरेन ऑफिस है उसको एक लेटर लिखा कि हमारा इस तरह गेस्ट आ रहा है ईरान, तो उसको आपने इंटरटेन करना है, किसी किस्म का इशू ना हो। उसके बाद जो पाकिस्तानी एम्बेसडर थे ईरान में, जो तेहरान में पाकिस्तान का ऑफिस है, उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया। उसके बाद ईरानियन कौंसलेट, उनके वीज़ा ऑफिसर्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। इवन कि उन्होंने कह दिया अगर 45 दिन if 45 days are not sufficient for you to complete your working, so you can simply write an application to us and we will talk to our Iranian government, और हम सिंपल एक ईमेल करेंगे, आपको अगले 3 महीने का वीज़ा मिल जाएगा। क्या कहने। तो ये उनका एक बड़ापन है कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया। सर, अब इसके आखिरी जो मराहिल हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं और कैसे होंगे? ईरानियन कौंसलेट के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेके आ जाते हैं जिसकी बेस के ऊपर इनकी ईरानियन नेशनलिटी साबित हो जाए, इस्टेब्लिश हो जाए, तो हम इनको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपल इनको एक 1 पेजर परमिशन लेटर दे देंगे, उस लेटर की बेस के ऊपर इनको हफ्ते के अंदर अंदर हम ईरान भिजवा देंगे। क्या कहना? तो मेरे ख्याल में ये भी एक बड़ा माइलस्टोन होगा। बहुत बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान के पास ID कार्ड नहीं है, एक इंसान के पास वीज़ा नहीं है, कोई ऐसा कागज़ नहीं है कि जिससे ये साबित हो सके कि ये ईरानी नेशनलिटी रखता है। लेकिन एडवोकेट साहब की मेहरबानी से एक कागज़ मिल चुका है और उसकी मदद से ये भी हो चुका है कि अब वो वक्त बहुत जल्द और करीब आ चुका है कि जब हमारे बहकार भाई जल्दी अपनी सरज़मीन पे हों, अपनी मट्टी की खुशबू सूंघें और अपनी ज़िंदगी के बाकी जो दिन हैं, बाकी जो लम्हात हैं, वो अपने मुल्क में गुजारें। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।